हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। अपन कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे थे और कोशिका भित्ति की संरचना अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के स्थूलन। अब सबसे पहले देखो ये स्थूलन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था जो सेल वॉल होती है इसमें 4 परतें होती हैं। सेल वॉल में 4 परतें होती है। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। अब देखो जो प्राथमिक भित्ति होती है, कौन सी? प्राथमिक भित्ति। इस प्राथमिक भित्ति की आंतरिक सतह पर, प्राथमिक भित्ति की आंतरिक सतह पर पदार्थों का जमाव होता है। पदार्थों का जमाव। तो द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। तो देखो जो प्राथमिक भित्ति है इसकी आंतरिक सतह पर पदार्थों का जो जमाव होता है उस जमाव को क्या बोलते हैं? स्थूलन। पदार्थों का जमाव ही क्या कहलाता है? स्थूलन। तो इस प्राथमिक भित्ति पर पदार्थों के जब स्थूलन होता है तो पदार्थों के स्थूलन के कारण किसका निर्माण होता है? द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। अब जो ये स्थूलन होते हैं ये अलग अलग पदार्थों के होते हैं। तो अपन देखेंगे, देखो सबसे पहले जो स्थूलन है वो है लिग्निन। लिग्निन अब देखो इस लिग्निन के स्थूलन के कारण, लिग्निन के स्थूलन के कारण सेल कठोर व मृत हो जाती है। सेल कैसी हो जाती है? कठोर व मृत। अब देखो यहां पर एक चीज बता रहा हूं आपको, यदि सेल के ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है या लिग्निन का स्थूलन हो जाता है, वो सेल कैसी होती है? कठोर और मृत होती है। यानी मृत सेल का उदाहरण, मृत सेल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर किसका जमाव हो गया? लिग्निन। तो समझ जाना, किसी भी सेल के ऊपर यदि लिग्निन का जमाव है तो वो सेल कैसी होगी? मृत होगी। तो लिग्निन के जमाव के कारण सेल कठोर और मृत हो जाती है। और लिग्निन के जमाव की जो प्रक्रिया होती है, लिग्निन जमाव या स्थूलन की प्रक्रिया लिग्निफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाएगी? लिग्निफिकेशन। तो प्राथमिक भित्ति की आंतरिक सतह पर लिग्निन के जमाव या स्थूलन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लिग्निफिकेशन। अब देखो जो लिग्निन का जमाव होता है, स्थूलन होता है, वो कौन सी कोशिकाओं में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि निम्न में से लिग्निन का जमाव होता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है लिग्निन का जमाव कौन कौन सी कोशिकाओं पर होता है। तो एक तो आप याद रखना दृढ़ोत्तक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? दृढ़ोत्तक कोशिकाओं पर क्या होता है? लिग्निन का जमाव। इसके अलावा वाहिकाओं, व वाहिनिकाओं पर भी लिग्निन का जमाव पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार की सेल है जिन पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। और कौन कौन सी है? दृढ़ोत्तक कोशिकाएं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। इन पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। अब इसके बाद देखो नंबर 2 है क्यूटीन। दूसरा स्थूलन किसका है? क्यूटीन का। अब देखो जो क्यूटीन है ये मोम जैसा पदार्थ होता है। क्यूटीन क्या है? मोम जैसा पदार्थ।
का जमाव है, क्यूटिन का जमाव पौधों के वायवीय भागों पर होता है, पौधों के वायवीय भागों पर। वायवीय भाग जैसे पत्ती व तना। तो क्यूटिन एक मोम जैसा पदार्थ होता है और इसका जमाव पौधों के वायवीय भागों पर होता है। वायवीय भाग यानी पत्तियां और तना। अब देखो जो क्यूटिन है, क्यूटिन के जमाव के कारण जो परत बनती है उसको क्यूटिकल क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, या हिंदी में बोलते हैं उपत्वचा। तो क्यूटिन के जमाव के कारण जो परत बनती है उस परत को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल जल के लिए, क्यूटिकल जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। क्यूटिकल या क्यूटिन है जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है, यानी जल इसके आर पार नहीं आ जा सकता। इसका मतलब जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल का जमाव मुख्य रूप से मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है और मरुस्थलीय पौधों में ये क्यूटिकल क्या करती है? तो ये वाष्प उत्सर्जन हानि को रोकती है। तो ध्यान रखना, जो क्यूटिकल या उपत्वचा होती है ये मरुस्थलीय पादपों में या मरुद्भिद पादपों में, मरुस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन की हानि, वाष्प उत्सर्जन की हानि को रोकती। तो देखना दोबारा से एक बार, अपन पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति के स्थूलन। स्थूलन का मतलब क्या होगा? पदार्थों का जमाव होना। और पदार्थों का जमाव या स्थूलन कहां पर होता है? तो ध्यान रखना, प्राथमिक भित्ति की आंतरिक सतह पर होता है। तो जब प्राथमिक भित्ति की आंतरिक सतह पर पदार्थों का जमाव या स्थूलन होता है तो द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। अब जो पदार्थ है कि कौन कौन से पदार्थों का जमाव होता है, तो यहां पर अपन को ये मुख्य रूप से दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो लिग्निन का और एक क्यूटिन का। लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका कठोर और मृत हो जाती है और लिग्निन का स्थूलन या जमाव होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लिग्निफिकेशन। अब देखो जो लिग्निन का जमाव होता है मुख्य रूप से दंडोत्तर कोशिकाओं, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं पर पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद क्यूटिन है, तो क्यूटिन का जमाव ध्यान रखना पौधों के वायवीय भागों पर होता है और वायवीय भाग कौन से होते हैं? जैसे पत्तियां और तना। पत्तियों और तनों पर किसका जमाव होता है? क्यूटिन का। क्यूटिन की जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल या उपत्वचा। अब ये क्यूटिकल है, ये जल के लिए क्या होगी? अपारगम्य। क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य होती है। तो जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें वाष्प उत्सर्जन की हानि को रोकते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद देखो, अब क्या होता है कि पादप कोशिकाओं में कुछ स्थानों पर स्थूलन नहीं होता, यानी पादप कोशिकाओं में कुछ स्थानों पर स्थूलन नहीं होता। तो जहां पर स्थूलन नहीं होता वहां पर
क्या बन जाते हैं? गर्त। पादप कोशिकाओं में जहां पर स्थूलन नहीं होता वहां पर क्या बन जाते हैं? गर्त बन जाते हैं। और ये गर्त हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। गर्त कितने प्रकार के? दो। एक तो होते हैं सरल गर्त, सरल गर्त, और एक होते हैं परिवेशित गर्त। सरल गर्त और परिवेशित गर्त। तो ध्यान रखना, जिन पादप कोशिकाओं पर स्थूलन नहीं होता, जमाव नहीं होता, वहां पर किसका निर्माण होता है? गर्तों का निर्माण होता है। और ये गर्त दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक तो होते हैं सरल गर्त और एक होते हैं परिवेशित गर्त। अब आपको ध्यान रखना है, सरल गर्त तो किसमें पाए जाते हैं और परिवेशित गर्त किसमें पाए जाते हैं? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरल गर्त किसमें पाए जाते हैं। तो एक तो ध्यान रखना, चालनी नलिका, चालनी नलिकाओं पर कौन से गर्त पाए जाते हैं? सरल गर्त पाए जाते हैं। इसके अलावा मर्दूतक कोशिकाओं पर, मर्दूतक कोशिकाओं पर भी कौन से गर्त पाए जाते हैं? सरल गर्त पाए जाते हैं। एक होते हैं सरल गर्त सह कोशिकाओं, सह कोशिकाओं। तो ध्यान रखना, सरल गर्त किसमें पाए जाते हैं? चालनी नलिका, मर्दूतक कोशिका और सह कोशिका, इनमें सरल गर्त पाए जाते हैं। और जो परिवेशित गर्त होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, परिवेशित गर्त होते हैं ये जाइलम की वाहिकाओं व वाहिनिकाओं पर। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से परिवेशित गर्त नहीं पाया जाता या निम्न में से सरल गर्त नहीं पाया जाता, तो तीन तो ऑप्शन में ये आ जाएंगे, एक इधर से आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, सरल गर्त किसमें मिलेंगे? चालनी नलिका, मर्दूतक कोशिका और सह कोशिका। परिवेशित गर्त किसमें मिलेंगे? जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में। ये बात किसकी हो गई? गर्त की। अब इसके बाद देखो, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। उत्पत्ति में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में कोशिका भित्ति की उत्पत्ति होती है? तो ध्यान रखना, टीलोफेज अवस्था में। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है? टीलोफेज अवस्था में होती है। अब कोशिका भित्ति की उत्पत्ति किससे होती है? तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति सेल प्लेट से होती है। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति किससे होगी? सेल प्लेट से होगी और फ्रेगमोप्लास्ट की सहायता से होती है। फ्रेगमोप्लास्ट की सहायता से। तो यहां से भी क्वेश्चन बढ़ सकता है कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति किस अवस्था में होगी? टीलोफेज अवस्था में। किससे होगी? सेल प्लेट से। उत्पत्ति में कौन सहायक होते हैं? तो ध्यान रखना, फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है, फ्रेगमोप्लास्ट फ्रेगमोप्लास्ट किससे मिलकर बना है? तो ध्यान रखना आप, गोल्जी का
गोल्जिकाय की पुट्टिकाएं प्लस ईआर और स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो फ्रेगमोप्लास्ट किससे मिलकर बनते हैं? गोल्जिकाय की पुट्टिकाओं, ईआर और स्पिंडल फाइबर, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। इस फ्रेगमोप्लास्ट की सहायता से कोशिका प्लेट से या सेल प्लेट से किसकी उत्पत्ति होती है? कोशिका भित्ति। ये बात किसकी हो गई? उत्पत्ति की। अब बात करें अपन कार्य। सेल वॉल के फंक्शन या कार्य। अब देखो कार्य क्या है, तो आपने पढ़ा कोशिका भित्ति एक कठोर परत होती है। इसका मतलब ये पादप कोशिकाओं की क्या करती है? सुरक्षा करती है, उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो सबसे पहले कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। दूसरा कार्य, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तीसरा कार्य, जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। अगला कार्य देखो, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा मैंने आपको पीछे बता दिया था कि ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा दो पादप कोशिकाओं के मध्य का संबंध होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा अंतर कोशिकीय पदार्थों का सेवन अंतर कोशिकीय पदार्थों का सेवन प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा अंतर कोशिकीय पदार्थों का क्या होता है? सेवन होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो प्राथमिक भित्ति होती है, प्राथमिक भित्ति सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, इसलिए यह जल और खनिज लवणों के सेवन में भी मुख्य भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखना, पांचवा कार्य, जो प्राथमिक भित्ति होती है, प्राथमिक भित्ति, ये जल व खनिज लवणों का सेवन करती है। जल और खनिज लवणों का क्या करती है? ये सेवन करती है। ये हो गए कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य। अब इसके बाद देखो एक छोटी सी चीज, प्लाज्मोडेस्माटा। इस
प्लाज्मोडेस्माटा की खोज तो टेंगल नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोज किसने की थी? टेंगल। टेंगल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और प्लाज्मोडेस्माटा नाम किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर। प्लाज्मोडेस्माटा नाम किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने दिया था। अब प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो प्लाज्मोडेस्माटा प्राथमिक भित्ति में पाए जाते हैं। प्राथमिक भित्ति पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। प्लाज्मोडेस्माटा प्राथमिक भित्ति में पाए जाते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? तो दो निकट पादप कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्यी संबंध किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। तो दो निकट पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्यी संयोजन होते हैं। यानी एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। तो खोज तो टेंगल नामक वैज्ञानिक ने की थी, नाम स्ट्रासबर्गर ने दिया था, प्राथमिक भित्ति में पाए जाते हैं और दो निकट पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्यी संयोजन होते हैं। ये बात किसकी होगी? प्लाज्मोडेस्माटा की। और ये आज अपना सेल वॉल या कोशिका भित्ति वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।